जय हिंद विद्यार्थियों। आज के क्लास में हम लोग मोशन चैप्टर में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में संख्यात्मक प्रश्न बोला जाता है। यानी इसमें संख्यात्मक प्रश्न आएगा तो मोशन में कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा और क्या क्या फार्मूला यूज होंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा। आप लोगों को मोशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, इस सब की परिभाषा आप लोग याद किए होंगे। आज क्वेश्चन सॉल्व करते समय उसका कैसे उपयोग होगा ये हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं। एक कार, पहला प्रश्न है कि एक कार विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। 15 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए यहाँ पे त्वरण दिया है और यहाँ पे दूरी पूछ रहा है। दूरी की परिभाषा पढ़ चुके हैं, त्वरण का भी पढ़ चुके हैं। उसका उपयोग कैसे किया जाएगा ये इसमें पढ़ा जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, वेग दिया गतिमान है, 2 सेकंड बाद वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तीसरा प्रश्न है एक गेंद विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा उसका त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 5 सेकंड बाद गेंद का वेग कितना होगा। उसके बाद है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों का सलूशन कैसे दिया जाएगा, इसके लिए गति, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो पिछले वीडियो में भी बताया गया था, यदि कोई वस्तु गति करती है तो गति के दौरान वस्तु स्थान परिवर्तित करती है, इसको गति कहा जाता है। जब स्थान बदलेगी तो वस्तु का कुछ वेग में परिवर्तन भी होगा। जब वेग परिवर्तन होता है तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और उस दौरान वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो जो जिस रास्ते का अनुसरण करती है उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो जो दूरी तय करती है उसमें समय भी लगेगा और प्रारंभ में उसका वेग कुछ और था, बाद में कुछ समय पश्चात उसका वेग कुछ और हो जाएगा। तो इसमें बताया गया था कि यदि प्रारंभ में वस्तु का वेग u है और t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तो जब उसका वेग v होगा, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, उसका पोजीशन चेंज हुआ, स्वाभाविक है वो दूरी तय करेगी। यानी किसी रास्ते से होकर ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी। यह चीज़ें जो बताया जा रहा है आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन गति करने के दौरान ये करते हैं। ये अर्थात मोशन चैप्टर को आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए, बट आप क्या करेंगे, डिफिनीशन रट लेंगे। डिफिनीशन को समझिए। डिफिनीशन में लेंथ में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई। अब वस्तु आप खुद मूवमेंट करते हैं, साइकिल से यदि आप मूवमेंट करते हैं, पैदल मूवमेंट करते हैं, तो इसका बहुत सरल एग्जांपल बताया गया था कि आप कहीं पे खड़ा हैं, तो खड़ा है उसको कहा जाता है विरामावस्था है। इस प्रश्न में विरामावस्था का जिक्र किया गया है, यहाँ पर भी विरामावस्था का जिक्र किया गया, यहाँ पर भी विरामावस्था का जिक्र किया गया। तो विरामावस्था का मतलब कि रेस्ट पोजीशन, अर्थात वह शुरू में बताया गया था मोशन 2 तरह का होता है। एक वस्तु जब गतिशील होता है वह स्थिति पर 2 तरह का होगा। एक विरामावस्था होता है या विराम की स्थिति होती है, गति की अवस्था होता है या स्थिति होती है। तो वहाँ विरामावस्था में बताया गया था कि वस्तु का समय चेंज होता है, पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी सारे डेफिनेशन आपको पता रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन जो गति के समीकरण होते हैं कैसे प्राप्त होते हैं ये बताया गया था, उसमें डिटेल में इसका वर्णन किया गया था। अगर आपको गति का समीकरण याद होगा
प्रूफ कैसे किया जाएगा ये तो बहुत मैटर नहीं करता है इसमें, बट यदि आपको याद होगा तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए, गति के समीकरण क्या होते हैं। देखिए, गति के 3 समीकरण होते वैसे तो 4 होगा, लेकिन 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए 3 ही पर्याप्त है। जैसे v इक्वल यू प्लस ए टी, ये पहला है। दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब तीसरा है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण हैं। इसमें कुछ प्रतिबंध, जैसे वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, तो विरामावस्था से गति प्रारंभ करेगी मतलब u का मान क्या होगा, 0। यहाँ पे u का मान दिया है। दो चीजें यूज होता है, वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तब, और यदि अंत में रुक जाती है या विरामावस्था में रहती है। विरामावस्था में आ जाती है। विरामावस्था का मतलब u बराबर v बराबर 0 हो जाएगा। ये दो कंडीशन है। फिर एक कंडीशन बनता है, जैसे कोई कार, साइकिल या खुद आप रेस्ट पोजीशन में गति करना प्रारंभ कर देंगे तो अंत में वेग अधिक होगा, प्रारंभ में 0 था। एक बताया गया था कि जब साइकिल आप चलाते हैं, उस पर बल लगाना छोड़ देते हैं तो साइकिल कुछ दूर चल कर रुक जाती है, यानी धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, कम। तो जब साइकिल चलाना बंद कर देते हैं, अर्थात साइकिल पर बल लगाया गया बल हटा लेते हैं या बल लगाना बंद कर देते हैं, तो साइकिल कुछ समय पश्चात विरामावस्था में आ जाती है। यानी जब बल लगाना बंद किए उस समय वेग अधिक था, धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, कम होता जाता है, और अंत में क्या होता है, रुक जाता है। उस दौरान कुछ दूरी तय करी, वो भी प्रश्न बनता है। यानी अंत में रुक जा रही है, उसका वेग क्या होगा, 0। तो प्रारंभ में वेग अधिक है, अंतिम वेग कम है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, जो वेग परिवर्तन होगा वो ऋणात्मक आएगा। अर्थात वेग में जो परिवर्तन का मान होगा वो ऋणात्मक आएगा, और उसमें लगे समय से भाग करेंगे तो बताया था ऋणात्मक त्वरण होता है, जिसको मंदन भी कहा जाता है। वह काम में आएगा इसमें। तो स्वाभाविक है, यहाँ पे कुछ चीज़ों याद रखना होगा। यदि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तो प्रारंभ में वेग अर्थात u बराबर 0। यदि वस्तु कुछ समय पश्चात रुक जाती है तो अंतिम वेग 0, दैट इज v इक्वल 0। और वेग में वृद्धि हो रहा है तो a पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर वेग में कमी हो रहा है तो a निगेटिव लिया जाएगा। ये उस कंडीशन में होगा जब वस्तु का अंतिम वेग 0 हो। तो ये कुछ स्थिति बनती है, जब वस्तु का वेग u से v होता है तो उसमें समय लगेगा और उस दौरान दूरी भी तय करेगी, और वेग में जब परिवर्तन होगा त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो ये प्रारंभिक वेग u, v अंतिम वेग, ये त्वरण है, एक्सेलरेशन, t टाइम है, s जो है वस्तु द्वारा या पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो ये गति के 3 समीकरण यूज हो गए। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, इसको अप्लाई कब किया जाएगा। ये तीनों समीकरण गति के ही हैं, तो सवाल ये बनता है कि इसको कब यूज किया जाएगा, कब समीकरण पहले को यूज किया जाएगा, कब दूसरे को, कब तीसरे को। बहुत सारे लोग इसी को नहीं समझ पाते हैं। पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये अभी बताया गया, पिछले वीडियो में आपको प्रूफ कर दिया गया कि गति के 3 समीकरण हैं। 3 समीकरण यूज करने का रीजन क्या है, क्यों 3 समीकरण यूज किया जाता है, एक ही से क्यों नहीं काम चल जाता है। तो आप देखिएगा कि इसमें प्रारंभ वेग, त्वरण और समय, दूरी का इसमें जिक्र नहीं है। तो जब क्वेश्चन में दूरी का जिक्र नहीं होगा तो आप इसको यूज करेंगे, इन दोनों का यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या है, इसमें देखिए दूरी है, इसमें भी दूरी है, तो यह अननोन क्वांटिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन जो प्राप्त होगा, इसमें एक रेखीय समीकरण बनता है। यहाँ
यस और यू ए में तो रेखीय समीकरण है, बट टी में द्विघात समीकरण है। यहाँ पे क्या वी और यू यानी वेग में द्विघात है, तो इसको हल करने के लिए रेखीय समीकरण द्विघात समीकरण आपको आना चाहिए। यदि आप रेखीय समीकरण द्विघात समीकरण हल नहीं किए तो आप मैथ का जो वीडियो है उसको देखिए कि रेखीय समीकरण कैसे हल किया जाता है, द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे उसका उपयोग किया जाएगा। यानी इसमें अभी यहाँ जो लिखा गया न्यूमेरिकल्स संख्यात्मक प्रश्न, इसमें विज्ञान के नियम अप्लाई होने के साथ साथ मैथमेटिक्स के रूल भी यूज होते हैं, जिसकी सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, पहले समीकरण का यूज कब करते हैं, जब क्वेश्चन में दूरी का जिक्र नहीं है तो इसका उपयोग करेंगे। यदि दूरी का जिक्र है तो आप इसका और इसका उपयोग कर सकते हैं, दोनों का। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए अंतिम वेग का जिक्र नहीं है, दूरी त्वरण है, वेग भी है, लेकिन प्रारंभिक वेग अंतिम वेग का जिक्र नहीं है। इसमें क्या है, इसमें समय नहीं है। जब क्वेश्चन में समय का जिक्र ना हो तब क्या होगा, जैसे बताएं कि साइकिल पर बल लगाना छोड़ दें तो साइकिल कुछ समय पर साइकिल जो है कुछ दूरी तय करने के पश्चात विरामावस्था में आ जाती है, समय का जिक्र नहीं है उसमें। तो आप इस क्वेश्चन का इस समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, ये तीसरा समीकरण है। तो इसमें टाइम अब्सेंट है, इसमें क्या है अंतिम वेग अब्सेंट है, और इसमें जो है दूरी अब्सेंट है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो अब्सेंट होगा, तो जो क्वेश्चन में अब्सेंट होगा वही इस इक्वेशन में भी अब्सेंट होना चाहिए। जैसे अभी हम क्वेश्चन जो यहाँ लिखा गया सॉल्व करते हैं कि एक कार विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलती है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है। अब इसको गति के समीकरण को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। ये गति के समीकरण। क्वेश्चन में एक कार विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, यानी कार कहीं पर खड़ी है, तो u बराबर क्या होगा 0, यानी पहले का सोल्यूशन होगा u बराबर 0। त्वरण कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण दिया हुआ है इसमें a इक्वल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा आगे 15 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी, समय दिया है 15 सेकंड, दूरी कितना तय करेगी, ये क्वेश्चन है दूरी कितना तय करेगी। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दूरी और समय दोनों का जिक्र है, लेकिन अंतिम वेग इसमें नहीं है। तो अंतिम वेग इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और दूरी समय का जिक्र है, तो देखिए इसमें अंतिम वेग नहीं है, ठीक है, v एब्सेंट है, और इसमें यस एब्सेंट है, और इसमें जो है टी एब्सेंट है। इससे स्पष्ट हो सकता है कि कौन सा कब यूज करेंगे, यानी इसमें किस इक्वेशन का यूज किया जाएगा, दूरी का, दूसरे समीकरण का। तो यूज क्या होगा, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 गुणे ए टी स्क्वायर। उसके बाद यस जो है बराबर यू 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा, 1/2 ए 5 टी 15 स्क्वायर हो जाएगा। तो यह यू गुणे टी, तो यहाँ u का मान 0 और गुणे टी का मान जो है 15 सेकेंड है, तो ये 0 हो जाएगा, और 1 बटा प्लस 1/2 5 इंटू ये 15 का वर्ग जो है 225 हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, अब इसका 5 का गुणा कर लें, 5 × 5 = 25, यस बराबर 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 12 और 5 × 10 1 11/2। भाग करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2
2 दूना 4, 2 बचे 10, कितना मीटर, 562.5 मीटर। तो ये जो है इतना दूरी तय करेगी 15 सेकंड में। तो वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, अगर इस त्वरण से गति करती है तो 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, 562.5 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मात्रक जो होगा सभी एक ही सिस्टम में होना चाहिए। यानी एमकेएस सिस्टम में, यानी लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया है, तो एमकेएस सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। और अगर छोटा बड़ा मात्रक है तो उसको एक सिस्टम में बदल लेना पड़ेगा, तभी जाकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दूसरे का सलूशन क्या होगा। एक वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, तो इसका प्रारंभिक वेग जो है दिया हुआ है, अर्थात u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। 2 सेकंड बाद समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड। तो t समय, टाइम को, समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 सेकंड हो जाएगा। वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, t बराबर 2 सेकंड, और दूरी पूछ रहा है क्या होगी। अब इसमें आप देखेंगे तो u दिया है, t दिया है, s दिया है, और u t s दिया है। तो इसमें क्या है कि एक वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, 2 सेकंड बाद वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। अब इसमें एक सवाल बनता है, प्रारंभिक वेग दिया है u, समय t दिया है, s पूछ रहा है, तो बताएं कि s और t दिया है, अंतिम वेग का जिक्र नहीं है, तो इसमें अंतिम वेग है, इसका यूज होगा नहीं, इसी का उपयोग होगा दूसरे का। तो यस का मान निकालना है, u दिया है, t दिया है, a नहीं दिया है इसमें। आप ये देख सकते हैं इसमें a नहीं दिया है, a कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि वस्तु जो 15 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, यानी यहाँ क्वेश्चन होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जब होता है, त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी वेग में जब परिवर्तन होगा तब त्वरण उत्पन्न होगा। यहाँ पे क्या है, वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो एक समान वेग से गतिशील होने का मतलब कि उसके वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो त्वरण की परिभाषा कर रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पहले भी बताया था कि ऐसा कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है कि त्वरण की परिभाषा लिखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन त्वरण की परिभाषा, जो प्रश्न आएगा वो त्वरण की परिभाषा पर डिपेंड है। जैसे यहाँ पे अगर एक समान वेग है वस्तु का, तो स्वाभाविक है कि वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। वेग परिवर्तन होगा तब त्वरण होगा, वेग परिवर्तन नहीं है तो त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। यानी प्रारंभिक वेग जितना है वही अंतिम वेग भी है, तो वेग परिवर्तन शून्य हो जाएगा, अर्थात त्वरण क्या आएगा, शून्य। तो ए बराबर 0, जैसे यहाँ लिख लिए थे विरामावस्था था तो u बराबर 0 लिख रहे थे, ऐसे ही एक समान वेग अगर होगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। अब देखिए u t s a दिया है, दूसरा समीकरण यूज कर लेंगे, s इज इक्वल टू 2t प्लस 1/2 at स्क्वायर से यस कैलकुलेट करना है। u दिया है 15 और t 2 सेकेंड प्लस 1/2, a 0 है और t का मान है 2 सेकेंड, ये पूरा 0 हो जाएगा ये वाला हिस्सा, तो बचेगा क्या, 15 गुना 30, यस बराबर 30। दूरी का मान पर मीटर जरूर लिखा जाएगा। ये प्रश्न है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था जो यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी आपको यहाँ पे एक
अच्छा, जब इस तरह का एक समान त्वरण शून्य होता है तो दूरी बराबर 4 गुणे समय से भी आप यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि दूरी बराबर 4 गुणे समय। इस फार्मूले का उपयोग ही होता है जब वस्तु एक समान चाल चल रही होती है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है, तब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है तब गति के तीनों समीकरण का उपयोग होता है। ये पहले भी वीडियो में इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का सलूशन कर। एक गेंद विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। गेंद विरामावस्था से प्रारंभ करती है, मैंने प्रारंभिक में क्या है, शून्य है, तथा इसका त्वरण दिया है इसमें a = 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। 5 सेकंड बाद गेंद का वेग क्या होगा, t = 5 सेकेंड। अब गेंद का अंतिम वेग क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखो आप u दिया है, a दिया है, t दिया है, b दिया है, b पूछ रहा है। स्वाभाविक है इसमें दूरी का जिक्र नहीं है, तो इन दोनों में दूसरे और तीसरे में दूरी का जिक्र है, तो इसका उपयोग तो नहीं होगा, पहले का यूज हो जाएगा। क्या यूज होगा, लिखेंगे v बराबर u + at। v का मान कैलकुलेट करना है, u 0 है, a का मान 2 है, t = 5 है, ये 0 हो जाएगा। 5 × 10 मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, ये आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या कर रहे हैं, एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। एक कार विरामावस्था से चलकर, यानी प्रारंभ में वेग इसका क्या है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था में इस प्रारंभिक वेग उसका, तो u 0 हो जाएगा। 10 सेकंड में जब चलना शुरू कर देती है तो 10 सेकंड तक चलती है, 10 सेकंड तक। 10 सेकंड चलने के बाद उसका वेग जो होता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कह रहा है उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण पूछ रहा है, यानी a का मान पूछ रहा है, इसमें a = क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी दूरी का जिक्र नहीं है, जबकि जब वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ की तो 10 सेकंड बाद जब उसका वेग इतना प्राप्त हुआ तो 10 सेकंड में वस्तु दूरी भी तय की होगी, यानी इस क्वेश्चन में दूरी पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें बस ये पूछा जा रहा है इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का मामला आता है, दूरी पूछ लेगा, तो दूरी के लिए दूसरा हम यूज करते हैं फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड में, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ समय सेकंड या घंटा में है, या तो इसको घंटा में बदल लें या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया जाए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ये होता कैसे, जैसे 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा, इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, 1 घंटा को बदलेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। अब इसका भाग करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10/36 2 से 1 कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 18 × 36 तो 5/10 हो जाएगा। इसको याद रखना चाहिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, और अब जितना किलोमीटर होगा इसमें गुणा हो जाएगा। 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीजें जो है याद रखना होगा, इसकी सहायता से आप इस तरह का डायरेक्ट आप परिवर्तित कर सकते हैं, या जैसे यहाँ बताया गया इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 × 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसका करेंगे तो 5 × 5 = 25, अब 5 × 4 = 20, 2 = 22, तो 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब सवाल बनता है, एक प्रश्न से ये नोट कर लिया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि इसमें तीनों में से यूज कौन सा होगा। आप देख सकते हैं, पहले बताएं इसमें दूरी का जिक्र नहीं है, तो
पहले इक्वेशन में दूरी एब्सेंट है, ये सब्सेंट है, तो v बराबर u प्लस एटी का ही होगा। ये लिखेंगे v इक्वल u प्लस एटी। अब v का मान दिया है 22.5, यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ वैल्यू है, u का मान 0 है, a कैलकुलेट करना है और t 10 है। तो इसको यहाँ पे 10 a हो जाएगा, 10 गुणा में जाएगा भाग हो जाएगा, तो 22.5/10 इक्वल a इम्प्लाई दैट a इक्वल 10 से जब भाग करेंगे ये हो जाएगा 2.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू होगा इसका a का। एक चीज यहाँ पे मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे ये 5/18, अभी वहाँ लिखे थे 5/18 से यहाँ 5/10 लिख दिए थे, यहाँ पे इसको सही करना होगा। अब इससे भाग करिए इसका, ये थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये चेंज होगा, यहाँ इसको चेंज करेंगे। ये देखिए ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो ये 3 एकम 3 और 3 बचे 15 गुणे 5/3 से 18 6 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। फिर ये 3 से कटेगा या इसका भाग कर देंगे तो 15 बचे 75/6 मीटर प्रति सेकेंड। या इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 से जब काटेंगे तो 3 दूना 6, या भाग कर दिए सीधे सीधे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 पचे 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी का मान है 12.5। अब यहाँ पे 12.5 रखा जाएगा, 12.5। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जिसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.25 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन है। त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ बताएं जो 5/18 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ लिख दिए थे 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो v का मान 12.5 आएगा और ये वैल्यू v का यहाँ रख दिया जाएगा, तो u प्लस 80 12.5 इक्वल 0 प्लस इतना हो जाएगा। अब इससे भाग करेंगे 1.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सीधे सीधे प्रश्न हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें जो बताएं कि 10 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, अगर ये कैलकुलेट करना है आपको तो दूरी, तो आपको ए निकालना ही पड़ेगा। जब ए निकल जाएगा तो दूरी के लिए 2 सूत्र है, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। विरामावस्था से प्रारंभ करता है तो अंतिम वेग इसका यहाँ पे दिया है 12.5 u0
ए का मान निकाल लिया गया है 2a, तो यस का मान निकल जाएगा। दूसरा इसका यूज करेंगे जब, तो ये 0 हो जाएगा। यस कैलकुलेट करना है तो 1/2 AT स्क्वायर, तो भी ए की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें जो है क्वेश्चन में ए की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन में ये कह दे एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में कितना वेग प्राप्त करती है, तो कार कितनी दूरी तय करेगी, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो भी हमको ए का मान निकालना होगा, फिर दूरी कैलकुलेट हो पाएगा। क्योंकि इस तीनों इक्वेशन में समय, इसमें सब में देखिए किसी में इसमें दूरी नहीं है, इसमें बताया अंतिम वेग नहीं है, इसमें समय नहीं है, लेकिन त्वरण तीनों में है। तो बिना त्वरण का एक भी आप क्वेश्चन जो है इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर क्वेश्चन में त्वरण का जिक्र नहीं दिया है और उसके अलावा कोई भी क्वांटिटी पूछेगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा और त्वरण कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो है आप जो भी भौतिक राशि का मान पूछेगा क्वेश्चन में वह कैलकुलेट करना होगा। तो आप लोगों को पहले बता दिया गया कि आपको थियरी आपका ठीक होना चाहिए, ठीक से समझा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे छोटा सेंटेंस है कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, एक छोटा सेंटेंस याद तो कर लेते हैं हम, बट प्रॉब्लम ये होता है कि वेग परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है। तो उसमें आप बहुत सी चीज़ों को विचार कर सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं कहीं पे, फिर चलना प्रारंभ कर दिए तो प्रारंभ में उसका वेग 0 है, अब चलना प्रारंभ कर दिए तो उसका वेग पहले से 0 से अधिक हो गया, तो वहाँ वेग बढ़ रहा है। फिर क्या करते हैं, दौड़ना शुरू कर दिए तो वेग और अधिक बढ़ गया, तो वहाँ पे धनात्मक त्वरण होगा, यानी वेग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है किसी गेंद को लुढ़का दिया जाए भूमि पर, तो गेंद जो है प्रारंभ में अधिक वेग से चलती है, फिर धीरे धीरे उसका वो विरामावस्था में आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे आप एग्जाम्पल जो है थियोरेटिकल भी बताया गया था जब असलेशन के बारे में बात हुई थी। असलेशन पे केवल एक ही वीडियो बनाया गया था, केवल त्वरण की बात किया गया था, इसलिए कि यहाँ पे काम आ जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखें, उसको समझें, नोट्स तैयार करें, आप इसको कॉपी कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, केवल वीडियो में इस चीज़ को आप समझे नहीं, आप इसको आप कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आप समझ लें कैसे बताया गया, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करें। फिर आपके किताब में बहुत सारा एक्सरसाइज दिया है उसको सॉल्व करें, अदर किताब ले लें, अदर राइटर की बुक ले लें, उसको सॉल्व करें, सीआरटी के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करें। तो आगे जो है अगले वीडियो में फिर एक और वीडियो इस पर बनाया जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल्स ही होंगे, लेकिन इतने नॉर्मल प्रश्न नहीं होंगे, थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। तब तक आप अपने सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।